बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म आराई। नाजरीन, आज बहुत दिनों बाद मैं एक खुश खबरी देने वाला हूं। वैसे हम रोज़ शो में कुछ ऐसे नागवार सूरत हाल और ऐसी ख़बरों के बारे में बात करते हैं जो हमारे दिल को चीर देती हैं और गमज़दा कर देती हैं, लेकिन आज ज़ाहिर है कुछ ऐसा माहौल है कि मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ। लेकिन ये खुशखबरी कराची के लिए नहीं है, ये खुशखबरी है लाहौर के लिए, जहाँ पर सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट का तकरीबन आगाज़ हो चुका है। मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद ट्राम में सफ़र करके जो अली टाउन से जौहर टाउन तक का ट्राम का सफ़र किया और उसमें उन्होंने उस चीज़ को ख़ुद मॉनिटर किया। और ये जो ट्राम है ये किसी वक्त में कराची में चला करती थी और बाकी शहरों का ख्वाब हुआ करता था। और ये खूबसूरत ट्राम जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये ट्राम लाहौर में बहुत जल्द रोड्स पर आपको आम आवाम के लिए नज़र आने वाली है। इस ट्राम का फ़ायदा क्या होता है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश होती है और ये रोड्स पर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो फ्यूल की कंजप्शन नहीं होगी इसमें। और ये आवाम के लिए खुशाइन बात यह है कि ज़्यादा सफ़री सहूलियात के साथ और ज़्यादा आरामदा सफ़र जो है आप इसमें कर सकते हैं। ये एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ट्राम है जो कि अबू धाबी, चाइना, कोरिया और वो जो दीगर ममालिक हैं उनमें ये बहुत कामयाबी के साथ चल रही है। और किसी वक्त में कराची के रोड्स पर, यानी कि आज से कई साल पहले, जो आज लाहौर में जिस चीज़ का इफ्तिताह होने जा रहा है, कई साल पहले और कई दहाइयों पहले ये ट्राम कराची में चला करती थी, क्योंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। उस वक्त तो था, अब तो कह सकते हैं था, लेकिन बहरहाल आज भी डॉक्यूमेंट्स में कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। लेकिन इस वक्त ये ट्राम कराची में नहीं चल रही, कराची में नहीं चल रही, ये चल रही है लाहौर में और बहुत जल्द इसका इफ्तिताह होने वाला है। इसी पर बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजवा साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। आज रैपिड जो है ना ट्रांजिट का तकरीबन आगाज़ कर दिया गया। इसका एक तजुर्बाती सफ़र मरीम नवाज़ साहिबा ने काबीना के साथ और चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के साथ किया और सफ़र इनका बड़ा कामयाब और खुशाइंद रहा। तो क्या कहेंगे इस बारे में? खुशखबरी है आवाम की, लाहौर की आवाम के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया, इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। देखिए सर, गुजारिश ये है कि जब से सीएम पंजाब ने ओथ लिया है कि आज की तारीख तक अगर आप पंजाब असेंबली की कारकर्दगी देखें तो इतने अच्छे बिल पास हुए हैं कि लोग तवक्को नहीं कर सकते थे। नंबर 2, जब से उन्होंने ये काम शुरू किया है बतौर सीएम, तो जितनी डेवलपमेंट उन्होंने की है हेल्थ में, एजुकेशन में, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने एक मिसाली काम किया है। और आज जो उन्होंने काम किया है ये उनका विजन है कि वो अवाम को किस तरह रिलीफ देना चाहती हैं। आज के इस दौर में जब लाहौर में पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके बाद स्मोक का बड़ा इशू है, इसके ऊपर मरियम नवाज ने बहुत काम किया है। और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, मिसाल के तौर पे उनकी जो सीनियर मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब साहबा, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो स्पेशलिटी है वो इसी सब्जेक्ट में है। पोल्यूशन में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। उनकी एजुकेशन इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उनका ये विजन था कि जब अक्टूबर नवंबर आता है तो दिसंबर जनवरी में तो यहाँ पर फॉग आती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर स्मोग आ जाती है और इतना रश है, इतनी ट्रांसपोर्ट की वजह से ये सारे मसाइल थे, गंभीर मसाइल थे, पेशेंट का सांस लेना मुश्किल था। और जदीद दुनिया में आज से कई साल पहले जदीद दुनिया में ये ट्राम का जो एक सफर है ये जारी और सारी है और लोग उसमें बैठ के एंजॉय करते हैं, अपनी गाड़ियों को पार्क में रखते हैं, पार्किंग में, और उसमें सफर करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि आज जब चाइना वालों ने मियां शहबाज शरीफ साहब को पंजाब स्पीड का नाम दिया और आज के इस दौर में जब मियां शहबाज साहब जो है बीइंग प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं और मरियम नवाज साहबा जो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं वो बतौर सीएम पंजाब काम कर रही हैं। और आज अगर मैं आपको ये समझा सकूं, गोशगुजार कर सकूं कि आज चचा और भतीजी में एक कंपटीशन है। वो ये समझती हैं कि जितनी खिदमत सूबे में मियां शहबाज शरीफ साहब ने की या जिस स्पीड से उन्होंने काम किया, मरियम नवाज ये कहती हैं कि मैं ये चाहती हूं कि चाइना के लोग और जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं वो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दें।
ताकि एक मिसाल कायम हो पाकिस्तान में कि एक पाकिस्तान की एक खातून चीफ मिनिस्टर ने इस डिपार्टमेंट में काम किया है। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। अगर आप मुझे कभी किसी दिन टाइम देंगे तो जो पंजाब की गवर्नमेंट ने हेल्थ में या एजुकेशन में या वो जो बल्दियात का निज़ाम है, सफाई सुथरा पंजाब जो है कि उन्होंने काम शुरू किया है, अगर आप उस पर काम मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको बेशुमार ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा कि दूसरे सूबों के जो मिनिस्टर्स हैं या दूसरे सूबे के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इंशाल्लाह इनको फॉलो करेंगे ताकि उनके सूबे की तरक्की कर सकें। नहीं, बिल्कुल आप का कहना ठीक है। इंशाल्लाह कभी हम आपको ज़रूर इसका मौका देंगे कि आप हमें दूसरे जो शोबे हैं उनके बारे में भी आगाह करें। अच्छा, अगर हम बात करें इस वक्त, तो क्या आपको लगता है कि अगर ट्राम चल पड़ेगी लाहौर में, जो कि लग रहा है कि बहुत जल्द चल पड़ेगी, तो क्या आपको लगता है कि आलूदगी में फ़र्क पड़ेगा या वो काबू में आ जाएगी, या जो वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पर, क्योंकि बहुत छोटा सा लाहौर है, मैंने देखा हुआ है, छोटा सा लाहौर है, और क्या इतनी कैपेसिटी है लाहौर में कि वो ट्राम को रोड्स पर बर्दाश्त कर सके? सर, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी भी शख्स में बिलखसूस जो ब्यूरोक्रेसी हो या जो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनमें उनका एक विजन होता है और विजन के बाद उनकी एक विल होती है। सही है। अगर कोई आदमी अपने विजन के मुताबिक अपनी विल पे स्ट्रिक्ट हो जाए, डिसाइड कर ले कि आई हैव टू डू इट, तो फिर कोई काम सर मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में पहली मेट्रो ट्रेन बनाई और मेट्रो बस बनाई तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया और मुखालफिन ने कहा कि ये जंगला बस है, ये चल ही नहीं सकती, ये कैसे पॉसिबल है और बहुत से लोग नाराज हुए, सड़कें बंद की गई, लोगों के कारोबार बंद हुए। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब दिन रात वहां पे गए और जो 2 साल का प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने 6 माह में कंप्लीट किया और लोगों ने कहा कि वाकई मियां शहबाज शरीफ साहब। और इसी तरीके से मरियम नवाज साहबा में एक विल है, वो जब एक चीज को डिसाइड करती हैं, जब उन्होंने ये आप कहते हैं चल पड़ेगी, मैं ये समझता हूं कि ये आप समझें कि ये चल चुकी है, इसमें अब किसी भी किस्म की हडल जो है ना उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे जितना मर्जी क्रिटिसाइज हो, चाहे जितने मर्जी एलिगेशन लगे। नहीं, एलिगेशंस की बात नहीं कर रहा मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। नहीं बाजवा साहब, मैं एलिगेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा। जाहिर है क्रिटिसिज्म तो और पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, आप कुछ भी कर लें, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या लाहौर के जो सड़कें हैं वो ट्राम को वहां पर चलने के लिए बर्दाश्त कर सकती? क्योंकि लाहौर की सड़कें मैंने देखी हैं, लाहौर की सारी सड़कें इतनी चौड़ी या इतनी कुशादा नहीं है कि वहां पर एक ट्राम चल सके पूरे लाहौर के अंदर। चंद एक सड़कों पर जरूर चल सकती है लेकिन सारी सड़कों पर नहीं चल सकती। बिल्कुल आपकी बात बड़ी रेलेवेंट है, बड़ी आपने मजबूत बात की है कि सड़कें इतने शायद बर्दाश्त ना कर सकें। अगर ये ट्राम चलेगी तो दूसरी ट्रैफिक जो है ना वो ब्लॉक होने का मुतासिर होगी। जी हाँ, यही है ना। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, मरियम नवाज ने देखें लाहौर रेड लाइन चली, ऑरेंज लाइन ट्रेन चली, वो अपने ट्रैक्स पर हैं। लेकिन मैं सर अर्ज करता हूं लाहौर में एक जेल रोड है, उसका नाम है जेल रोड। जी हाँ, ठीक देखा है हुआ है मैंने। उसको जेल रोड कहते हैं। जी हाँ। वो सारे का सारा जो है ना सर, उसको सिग्नल फ्री कर दिया गया है। ठीक है, उसमें कोई सिग्नल नहीं है। सही है। इस तरीके सर जेल रोड की दूसरी तरफ देखिए आपने, रोड्स का हाल देखा है आपने? हाँ जी, जेल रोड पर जो आपका उल्टे साइड वाला हिस्सा है पूरा, उनके रोड्स का हाल देखा है आपने, जो पुराना लाहौर है? सर मैंने सारा देखा हुआ, मैं रोजाना वहां से गुजरता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी शानदार रोड है। वहां पे देखें, वहां पे हमारा PIC है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वहां पे हमारा सर्विसेज हॉस्पिटल है, वहां पे हमारा 1-2 और हॉस्पिटल है, बहुत बड़े हॉस्पिटल है वहां पे, और प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट की वहां पे इमारतें भी हैं। लेकिन कोई सड़क ऐसी नहीं है वहां पे जो टूटी हुई हो, वहां बेहतरीन सड़कें हैं। और मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान में सबसे पहले लाहौर में, पंजाब में मरियम नवाज ने मोटर बाइक के लिए एक अलहदा वो एक स्पेस बना के उसको ग्रीन कलर दे दिया। जो बारिश में बह गया था। नहीं देखिए, वो कलर था ना, वो बारिश में बह गया था। आई नो इट वेरी वेल। लेकिन अब 50 से 60-70% लोग उस ट्रैक को इस्तेमाल करते हैं। लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया गया कि हमने यहाँ पे चलना है। और आज आप देखें कि जो मोटर बाइक का एक्सीडेंट का रेशो था उसमें वो 80% तक कमी हुई है लाहौर सिटी में। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो ऐसे देखिए मैं इसमें ये कोई शक समझता नहीं है हूं बालो साहब, कि हम बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल जो हम उन सड़कों पे चलाएंगे और जो वहां पे नजायज तजावजात हैं उसके लिए मरियम नवाज ने एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कायम किया है, जो लाहौर से सियालकोट में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, रावलपिंडी में जो अपना काम शुरू कर चुके हैं। इवन डस्का जैसे छोटे शहरों में भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जब हम नजायज तजावजात को, जो लोगों ने आगे सड़कों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, उनको छुड़ा लेंगे, फौरी तौर पे हम छुड़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये ट्राम जो है ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी और हम स्मोक के ऊपर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। देखें बिल्कुल आपकी बात बजा है, और मैं जो बात मैंने जिस पे आपकी तवज्जो दिलाई वो अपनी जगह बजा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम देखें अगर हम सिंध को और पंजाब को कंपेयर करें तो पंजाब में भी जो है ना वो वज़ीर आला काम कर रही हैं। यहाँ पर भी पिछले कई सालों से एक ही हुकूमत है, पंजाब में भी पिछले कई सालों से एक ही हुकूमत थी, बीच में जो है ना वो पीटीआई की हुकूमत आई, लेकिन दोबारा अब जो है ना वो पीएमएलएन की हुकूमत है वहाँ पर। आखिर क्यों सिंध में ये जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा लाहौर का, जो इस तरह उसको डेवलप किया हुआ है, वहाँ बगैर हेलमेट के कोई बाइक नहीं चला सकता, वहाँ पर बगैर सीट बेल्ट की गाड़ी नहीं चला सकता। मैंने खुद वहाँ काफ़ी अर्सा रहा और बहुत मेरा खुद का आना जाना है वहाँ पर लाहौर में। मैंने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीज़ें बहुत मैनेज हैं। अगर हम कराची से कंपेयर करें तो बहुत मैनेज हैं चीज़ें वहाँ पर, अस्पताल, स्कूल्स, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैनेज है। बारिशों में जाहिर है कुछ मसाइल ज़रूर होते हैं। आखिर क्यों कराची और सिंध का ये हाल है कि इस वक्त सिंध की तमाम तर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं? एक रेड लाइन मंसूबा पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से जो है वो टूटा हुआ है और उसको खुदाई चल रही है, उस पर मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, और जो मेयर कराची साहब हैं वो कहते हैं कि मज़ीद 2 साल लगेंगे। हाँ, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। आप क्या सोच रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन भी है, ग्रीन लाइन भी है, हमारे यहाँ भी ग्रीन लाइन है लेकिन वो फेडरल की दी हुई है, हमारे यहाँ रेड लाइन है जो सिंध गवर्नमेंट लेकर आई है, लेकिन उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बसें खराब होती जा रही है क्योंकि रोड्स बहुत खराब हैं। क्या वजह है इसकी, इतना फर्क क्यों है? मैं बिल्कुल आपको अर्ज करूं कि मैं अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 साल तक कराची में रहा हूं, ठीक है जी, और मुझे कराची का बहुत ज्यादा अंदाजा भी है। अब तो कुछ देर होगी, मैं जा नहीं सका मसरूफियत की वजह से, लेकिन एक बात जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि सीएम सिंध जो है वो बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन बड़ा स्ट्रांग है कि यहाँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा। मेरी नजर में मैं ये समझता हूँ कि जो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है एमक्यूएम जो है, ये चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को आपस में ऑन बोर्ड होना चाहिए। सही। उनको वो भी एक बड़ी जमात है और कभी उनका बहुत असर रसूख रहा है। मुस्तफा कमाल ने अपने दौर में काम किया, उससे पहले जमात इस्लामी के मेयर थे अफगानी साहब, उन्होंने बहुत काम किया, और मुस्तफा कमाल ने भी बहुत काम किया। लेकिन जब आपस में इनकी टक्करबाजी मैं आपकी बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ, माजरत, उसके बाद वसीम अख्तर साहब थे कराची के मेयर मुर्तजा वहाब से पहले। काम नहीं किया, लेकिन मैं बड़े माजरत के साथ अर्ज करूंगा, वो हमने सुना नहीं कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम किया हो। वो यही रोना रोते रहे कि मुझे इख्तियारात नहीं दे रहे, मुझे पैसे नहीं दे रहे, मुझे ये नहीं हो रहा। ये आपको पता ही है, आपके मतलब तमाम हमने तो हमेशा वसीम अख्तर साहब से ये बात सुनी है कि भाई हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है। यही सुना है, हाँ जी। लेकिन मैं अब भी गुजारिश करूंगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है उनसे कि आप इनको ऑन बोर्ड लें, और अगर वो अपोजिशन में कुछ जमाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप बेटरमेंट की बात करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि आप वो मुखालफत में एमक्यूएम है या पीटीआई है या आजाद अरकान है या जमात इस्लामी है, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और आप एक प्रायोरिटी जो है ना वो उसको प्रायोरिटी जो है ना उसको डिसाइड कर लें कि पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, बाकी हम जो चीजें उनको गली मोहल्ले की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम मेन रोड्स की तरफ आएंगे। और हर यूसी वहां पे मेन रोड के ऊपर भी मौजूद होती है, तो अगर ये आपस में कोलैबोरेशन करें, आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करें, तो मैं नहीं समझता कि कराची एक हब है पाकिस्तान का, इंडस्ट्रियल हब है, और ये एक मिनी पाकिस्तान है। उसका इंप्रेशन जो दुनिया में जाता है, लेकिन मेरे नजदीक इस्लामाबाद के बाद सबसे ज्यादा फॉरेनर जो है वो कराची में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर देखें, मैं भी सारी दुनिया में जाता हूँ, पिछले दिनों मैं ढाका गया हुआ था, तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत कम फॉरेनर्स थे,
और मैंने सोचा कि यार ये कैसे चलेंगे अगर ये फार्मर्स को इनवाइट नहीं करते, फार्मर्स को अप्रिशिएट नहीं करते, फार्मर तो अगर आप कराची की सड़कें बेहतर करें, जिस तरह के सी साइड है कराची में, अगर आप कराची वाले इन कम से कम एयरपोर्ट से मेन सड़क जो है, जो शारा फैसल है या दीगर जो सड़कें हैं या जो अब वो डीएचए, ये अगर इनको आप बेहतर कर लें लोगों के लिए और फार्मर्स को आप इनवाइट करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें या इस्लाम जो कराची है उनको किसी और के पास जाने की या फेडरल गवर्नमेंट के पास फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब से 18वीं तरमीम आई है सूबे अपनी मर्जी से टैक्स लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑन बोर्ड एक दूसरे को लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत बेहतर करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि आपका शायद कराची जब जिस वक्त आप आए होंगे ना, उस वक्त कराची आपने बहुत खूबसूरत देखा होगा, क्योंकि अगर आप आज से 2-4 साल पहले आए हैं तो आपने कराची को बहुत बेहतर देखा है। अगर अभी आपका चक्कर लगे कराची में, तो जब आप दोबारा, मैं आपको कोशिश में करूंगा कभी आप कराची आएँ और हमसे आपकी मुलाकात हो, तो मैं आपको फिर कराची दिखाऊंगा। फिर आपके अल्फाज ये नहीं होंगे कि कराची जो है ना वो मिल के चला लें, क्योंकि पिछले कई सालों, अभी इस वक्त जो है ना जरदारी साहब हमारे वो सदर हैं और इधर से वजीर आला जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को मिल बैठना चाहिए और फेडरल को इस पर इंटरवीन करना चाहिए कि भाई आप कराची वालों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब 18वीं तरमीम के बाद इंटरवेंशन तो हो सकती है ना कि भाई ये आप कम से कम पाबंद तो कर सकते हैं, गवर्नर को तो कह सकते हैं ना, गवर्नर तो एमकेएम का है, अभी आपने कहा गवर्नर तो एमकेएम का है, तो गवर्नर को कहें कि फेडरल मिनिस्ट्री जो है वो गवर्नर को कहे कि भाई क्या कर रहे हैं, कराची का ऐसा हाल क्यों है। शजील मेमन साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं ये निगरान हुकूमत का काम है। अब मुझे बताएं निगरान हुकूमत कितने अरसा रही है? चले वो 6, 7, 8 माह तक रही थी, इससे ज्यादा नहीं रही। लेकिन हमें ना बीइंग मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये समझता हूँ कि अब ये हमें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं थोपने चाहिए, साबिका बात नहीं करनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि हमने ये कर दिया है, हमें करके दिखाना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान में किसी भी वक्त किसी किस्म के भी हालात पैदा किए जा सकते हैं। देखें बांग्लादेश में क्या नहीं हुआ, आपने देखा है। बिल्कुल देखा। मतलब देखें अभी कल की खबर मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने मार्च 2026 में इलेक्शन का अनाउंस किया था। तो वो जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा नहीं आप मार्च में ना कराएं, आप फरवरी में कराएं। और उन्होंने गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है फरवरी में इलेक्शन कराने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन। तो ये ऐसे हालात कहीं भी कभी भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप को देखना चाहिए कि जब तक हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, जब तक हम जातियात से बाहर निकल के अपने सूबे की, अपने मुल्क की बात नहीं करेंगे, हम तरक्की की तरफ गामजन नहीं हो सकेंगे। और तरक्की करने के लिए आज वो लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं जो कहते थे जी मोटरवेज की क्या जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत है, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, किया कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जिन्होंने किया है, आज मरियम नवाज ने किया है, आज अगर प्राइम मिनिस्टर ने किया है, अगर आपके सिंध के सीएम कुछ कर रहे हैं, तो यकीनन उनको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और अप्रिशिएट किया भी जाना चाहिए। अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं ना सर किसी को, तो अगर कोई अच्छा काम करे तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको अप्रिशिएट भी करें। बिल्कुल ऐसा ही है। कोरोना में हम जब मीडिया में काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, जब कोरोना आया और मुराद अली शाह साहब ने जब कोरोना के लिए हिकमत अमली बनाई, तो ये हम बैठकर चैनल्स पर बैठकर हम क्रिटिसाइज अगर करते हैं तो हमने मुराद अली शाह साहब को बहुत अप्रिशिएट भी किया, कोरोना में बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि उनकी अप्रिसिएशन बनती थी। जिस तरह उन्होंने उस चीज़ों को संभाला, उन्होंने कैंप्स लगाए, उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, हमने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने अप्रिशिएट किया। लेकिन देखें दिन रात के मसाइल, जब डकैतियाँ, मज़ाहमत पे लोग कत्ल हों, टैंकर जो हैं वो डंपर टैंकर 250 लोगों को 4 महीनों में कत्ल कर दें, जब आपकी डकैतियों पर 38 लोग 1 महीने में जाँ बाग हो जाएं, आप 39,000 जो है वो डकैतियों, मज़ाहमतों की और चोरियों की वारदातों में जो है ना वो रिपोर्ट हों, 39,000 6 महीनों में रिपोर्ट हों, तो फिर आप बताएं कि हम किस तरह उनको अप्रिशिएट करें और किस तरह हम तनकीद ना करें कि एक शहर के अंदर एक शहर के अंदर 7 महीनों में 39,000 चोरी और डकैतियों की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब में एक नया डिपार्टमेंट सीटीडी, क्या नाम है मरूफ उस डिपार्टमेंट का, जो नया मरियम नवाज ने शुरू किया है। और आप कभी किसी से जो सीक्रेट डिपार्टमेंट है आप उनसे इंफॉर्मेशन लें। पंजाब में उस डिपार्टमेंट के कायम होने से
80% तक क्राइम्स कंट्रोल हो चुके हैं। और उन्होंने, मैं आपको ये टेलीविजन पे आप मेरा आप चला रहे हैं शो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप किसी मुझसे मैं नहीं ये अल्फाज कह सकता कि जितना कंट्रोल किया है और डायरेक्टली लोगों को उन्होंने मैं वो चले बाद में आपको बता दूंगा किसी वक्त किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पर मजीद जो है ना डिटेल कंट्रोल हुआ डिस्कशन है। करेंगे। 80% से ज्यादा हमारी जो वारदात थी, मोटरसाइकिल स्नैचिंग की, मोबाइल स्नैचिंग की, रोड रॉबरी की, डकैती की, 80% से ज्यादा कंट्रोल में आ चुकी है। ये आप किसी भी आईजी पंजाब से या किसी जो हमारे सीआईडी के या सीआईए के या स्पेशल ब्रांचेस के आपकी पहुंच होती है, वहां से आप उनसे इंफॉर्मेशन लें, आपको पता चलेगा। आप आईजी पंजाब से ले लें या आईजी पंजाब के ऑफिस से ले लें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं जो पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, उनके एनकाउंटर्स हुए डिपार्टमेंट के साथ, तो डिपार्टमेंट के बंदे भी शहीद हुए, लेकिन उन्होंने तमाम बदमाशों को उनका कला कमा कर दिया है ताकि अवाम सुख का सांस ले। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे बाजवा साहब। नाजरीन, अभी हम देखें, कंपेयर करें सिर्फ दो शहरों को, एक लाहौर को और एक कराची को। अब सूबों को हम कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम सूबों की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पुरसाने हाल आपको नज़र आएगा। और बात हम ये कर रहे हैं कि आखिर लाहौर और कराची में इतना फ़र्क क्यों है। लाहौर में ऑरेंज लाइन भी चल जाती है, तनकीद के बावजूद भी चल जाती है, उसमें ग्रीन लाइन भी चल जाती है। वहाँ पर जो ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बहुत कम आपको इस तरह के एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे जो टैंकर या डंपर। क्या वहाँ पर डंपिंग नहीं होती? क्या वहाँ कचरा उठाने के लिए डंपर्स मौजूद नहीं है? क्या यकीनन वहाँ पर आप ये कह लें कि वाटर टैंकर्स नहीं होंगे, लेकिन डंपर्स तो होंगे। ऐसा नहीं है कि हैवी गाड़ियाँ नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि रोड जो हैं वो इतना टूट फूट का शिकार हैं। आप कराची का कोई भी रोड उठा लें, इस वक्त वो मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। नाज़रीन, इस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल चलते छोटे से ब्रेक की जानी। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, जमात इस्लामी के नायब अमीर जमात इस्लामी कराची, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। कराची में किसी वक्त ट्राम चला करती थी, आज लाहौर में ट्राम का तजुर्बाती सफ़र जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने किया और बड़ा खुशाइंद रहा उनका सफ़र। जिनको ट्राम देखने का शौक़ हुआ करता था, आज वो ट्राम में सफ़र कर रहे हैं। और कराची जहाँ पर ट्राम चला करती थी, वहाँ लोग ट्रांसपोर्ट से ही महरूम है। क्या कहना है आपका इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, वो तो होना ही चाहिए था। कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपने अवाम के लिए सारी सहूलतें पैदा करती है, और वो पंजाब की गवर्नमेंट कर रही है। कराची का मसला ये है कि कराची में जो सहूलतें मौजूद थी वो भी खत्म कर दी गई। कराची में KRTC थी, जिसकी हजारों बसें कराची में चलती थी, लाल रंग की बसें, जिनको जो जरा बड़ी उम्र के हैं उन्हें याद भी होगा। मैं जामे कराची में था तो सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर 100 बसें थी जो KRTC ने दे रखी थी, और सारे तालीमी इदारों को बसें दी हुई थी जिसके पॉइंट चलते थे। ट्राम चलती थी कराची के अंदर, उस वक्त जो है प्राइवेट बसेस चला करती थी और लोग आराम से सफर कर लिया करते थे। लेकिन अच्छा, सर्कुलर रेलवे बाद में चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो आई तो उसने सिर्फ एक ही काम किया कि किस तरीके से कराची की चीजों पे कब्जा करना है, उसको बेचना है, खाना है, लूटना है। तो कराची में जो KRTC के 14 डिपोज थे उस पर नजर रही, और उसको भी उन्होंने पता नहीं गदरबूत कर दिया सारा का सारा। और ट्राम जो चलती थी वो तो बिलाखिर बंद हो गई। देखिए, कराची के अंदर मास ट्रांजिट सिस्टम का जो ये मंसूबे बन रहे हैं, बहुत तवील अरसे से बन रहे हैं। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में उसको एक प्रॉपर शक्ल दी गई थी, और फिर नेमतुल्लाह खान साहब ने उसकी दोबारा एक सिलसिला शुरू किया था ग्रीन बसेस के नाम से, और सैकड़ों ग्रीन बसेस कराची में मंगाकर चलाई थी। तो वो आज जो है सिटी वार्डन्स का जो एक जहाँ पर वो उनका बना हुआ है, उसके अंदर सैकड़ों बसें आज वो खड़ी हुई हैं। और उसके बाद से आप देखिए कराची को चिंची के हवाले कर दिया गया, या ये जो बिल्कुल खराब तरीन हालत के अंदर ये मिनी बसेस होती हैं, ये है। बाकी बेचारे कराची के अवाम जो है मोटरसाइकिलों पर सफर करने पर मजबूर है। BRT के नाम से जो मंसूबे बन रहे हैं उसका आप हाल देख लें कि जो मंसूबा बन रहा है कितने साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, और अब इसको सुना है कि 2029 तक इनका कंप्लीट करने का प्रोग्राम है, वो भी 2029 तक प्रोग्राम है। इसी तरह देख लें जो इनके जो अंडर पासिस बनाने का इनका चल रहा है, करीमाबाद का अब तक पड़ा हुआ है। मतलब प्रोग्राम ही नहीं है। 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है,
50 साल से कराची में वो सिंध के अंदर मुस्तकिल जीत रहे हैं, लेकिन सूरत हाल तो बद से बदतरीन होती चली जा रही है ना। ओनरशिप नहीं है। देखिए, अब ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी इनमें से ना कोई काम करने की नीयत रखती है, ना इरादा रखती है। जो काम करती है उसमें 2 नंबरी शामिल होती है। शाराय भुट्टो जो मलीर एक्सप्रेस से थी, अल मारूफ शाराय भुट्टो हो गई, वो पारा उसकी भी आप देखें कि एक छीटा पड़ा तो उसकी सारी साइड वॉल जो है मीलों तक की दीवार गिर गई। अभी हब कैनाल जो उसका एक नया हिस्सा उसका बना रहे हैं, पुराने पानी को नई कैनाल के अंदर, उसके अंदर देखिए कि वो जो है सिर्फ टेस्टिंग के दौरान वो टूटनी शुरू हो गई है। तो कोई मंसूबा नहीं है, मास ट्रांजिट सिस्टम का कोई मंसूबा इनके पास मौजूद नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं उसका ये हाल नजर आ रहा है। तो भाई बात यह है कि कराची का इंतजाम चलाने के लिए अब हमें कोई और चीज सोचनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कराची का निजाम नहीं चला सकती। दुनिया के 5वां बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान, ये सारे लोग कहते हैं कि सबकी जबान पर है, कराची तरक्की करता है तो मुल्क तरक्की करता है, कराची का पहिया चलता है तो मुल्क भाई, लेकिन बातें सारे करते हैं। नून लीग की हुकूमत आ गई, पीपल्स पार्टी की आ गई, MQM मुसलसल हर हुकूमत के अंदर बैठी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कराची से बदतरीन होता चले जा रहा है ना। आखिर क्यों फेडरल इंटरवीन नहीं करता इसमें? 15 साल से 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फेडरल इसमें इंटरवीन नहीं करता कि आखिर क्यों फेडरल इनको पाबंद नहीं करता? अब तो मशरूत हुकूमत है, सब मिलकर बैठे हैं। देखिए, फेडरल क्यों, वो फेडरेशन क्यों इसमें इंटरवीन करेगा? जिनका अपना घर है, जिसको अपना घर कहते हैं, और जिनका अपना घर सिर्फ इस हद तक है कि वो अजरक की नंबर प्लेट लगा दो और उसके नाम पर सियासत करो, ठीक है ना। इनका घर सिर्फ इस हद तक है कि सिंधी डे बना लो, सकाफत डे, उस दिन अजरक और टोपी पहन के बाकी सिंध का बुरा हाल करो, सिंध को लूटो, सिंध के लोगों को गरीब रखो, सिंध के लोगों के पाँव में जूती नहीं है, सिंध के लोगों के पाँव में जिस्म पे कपड़े नहीं है, तालीम नहीं है, बदतरीन सूरत हाल है। तो ऐसे लोग जो खुद अपने शहर को जो कहते हैं, जो मुंतखब होकर आते हैं, नाम नहाद इंतखाब हो, 47 के इंतखाब हो, जैसा भी हो, लेकिन आ तो जाते हैं, हुकूमत तो करते हैं, सारे वसाइल सारे इख्तियारात होते हैं, अरबों खरबों डॉलर ये कर्जा लिए चले जा रहे हैं, वाटर बोर्ड के नाम पर कर्जा ले रहे हैं, कूड़ा उठाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, पार्क बनाने के लिए कर्जे ले रहे हैं, दुनिया जमाने से कर्जे ले रहे हैं ये हर काम करने के लिए। लेकिन शहर का हालात देख लीजिए क्या हो रहा है, नाले अटे पड़े हैं, एक गंदगी का हाल है कराची के अंदर। देखिए दुनिया की, मतलब मैं तो कहता हूँ, मैं तो खैर बहुत ज्यादा नहीं गया बाहर, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं वो कहते हैं अफ्रीका के मुल्कों में भी अब तो ये सूरत हाल नहीं है जो कराची के अंदर है। वहां पर भी सड़कें प्रॉपर हैं, मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं, सारे की सारी सही चीजें चल रही हैं। नेमतुल्लाह खान साहब ने पूरी कराची के लिए एक बड़ा बेहतरीन मंसूबा बनाया था, जिससे पूरी कराची का एक नक्शा था कि जिसमें ट्राम कहाँ पर चलनी है, सर्कुलर रेलवे चलनी है, कहाँ पर अंडर पासेस बनने हैं, कहाँ फ्लाईओवर बनने हैं, कहाँ ऑरेंज ट्रेन चलनी है। नेमतुल्लाह साहब ने इस पूरे काम को किया था। और ये जो आज ऑरेंज ट्रेन वहां चल रही है, इसी तरह की ट्रेन यहाँ कराची के अंदर चलाने का मंसूबा था। पूरा एक इसका जो आउटलाइन है सारी तय हो गई थी, मुशर्रफ साहब ने इसको अप्रूवल दे दी थी, लेकिन बदकिस्मती कि नेमतुल्लाह साहब का दौर खत्म हुआ और आने वालों ने फिर इस काम को पीछे फेंक दिया। देखिए, इसलिए अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि कराची को अगर कोई तरक्की दे सकता है, मैं आज बिल्कुल बिला किसी खौफ तरदीद कहता हूँ, सिर्फ जमात इस्लामी कर सकती है। हमारे पास सिंसियर क़यादत है, ईमानदार क़यादत है, बासलाहियत क़यादत है। हम घड़ी घड़ी टेस्ट किए जा चुके हैं। 3 मरतबा जब हमारी मेयरशिप कराची में रही, निजामत रही कराची में, हमने ही तरक्की दी। अभी आप लोगों के पास कुछ केएमसीज हैं, कुछ टाउन्स आप लोगों के पास, कुछ टाउन्स हैं ना आप लोगों के पास, आप उन टाउन्स को मॉडल बनाएं। और वैसे भी कराची ने आपको वोट दिया है, वो मेयर बने नहीं बने वो एक अलग बहस है, लेकिन कराची की आवाम ने आपको भरपूर वोट दिया है। तो अब जाहिर है जिम्मेदारी बनती है जमात इस्लामी की भी, जो टाउन्स और जो यूसीज जमात इस्लामी के पास हैं वो उनको आप मॉडल बनाएं, ताकि लोग फिर अगली बार सोचें। मुझे समझ में नहीं आता कि 17 साल से इनकी गवर्नमेंट है और आखिर क्यों ये हर बार जीत जाते हैं? जीतते कैसे हैं? जीते नहीं है, जीत कहाँ जाते हैं। कराची में तो जमात इस्लामी जीती थी ना। कराची के इंतखाबात में 5 लाख वोट जमात इस्लामी के थे बल्दियाती में, और पीपल्स पार्टी के 1.25 लाख वोट थे। कराची के इंतखाबात के अंदर जमात इस्लामी की जो यूनियन कमेटीज हैं सबसे ज्यादा थी। कराची के इंतखाबात में सिटी काउंसिल में जमात इस्लामी के नुमाइंदे सबसे ज्यादा थे। फिर पीटीआई को मिलाकर अक्सरियत हो गई थी बिल्कुल वादे, लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या? आप देख लें किस तरह 2 नंबरी करके, किस तरीके से लोगों को डरा के धमका के पीटीआई वालों को नहीं उन्होंने अंदर आने दिया। पहले जमात इस्लामी के जो यूनियन कमेटीज है उससे रिजल्ट तब्दील किए, तो वो तो जान के नहीं आने दिया। तो ठीक है, जहां तक हमारी जिम्मेदारी है, हम तो अपनी जिम्मेदारी से बहुत बढ़कर काम कर रहे हैं। देखिए, वाटर बोर्ड हमारे पास नहीं है, कचरा उठाने का निजाम हमारे पास नहीं है, सब सारे सिंध हुकूमत ने कब्जा किए हैं।
लेकिन हमारे जो 9 टाउन हैं उसके अंदर आप देख लें कि उसको हम किस कदर कोशिश करके तमाम कर रहे हैं, स्कूल्स बहाल कर रहे हैं, सब बिल्कुल आप सोचे खंडर की सूरत है। सारी की सारी चीजें हम बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर बोर्ड के जो काम है वाटर बोर्ड नहीं करता, सीवरेज की लाइनें दुरुस्त कर रहे हैं, गटर के ढकने लगा रहे हैं, पानी की सप्लाई का निजाम बेहतर कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारा अभी नेक्स्ट फेज है कि जितने भी पैसे हमारे पास मैक्सिमम है जो टाउन के पास होते हैं वो सारे के सारे अब हम सड़कों पर लगाएंगे। लेकिन देखिए बदकिस्मती ये तो है ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 3,500 अरब रुपए का बजट है, लेकिन टाउन्स को वो 1 रुपया भी डेवलपमेंट की मद में नहीं देती। भाई क्यों नहीं देती? हर टाउन को 5-5 अरब रुपए दे डेवलपमेंट की मद में, ताकि टाउन सड़कें बनाए अपने। अब तो आप एक बहुत ही कम वसाइल के अंदर टाउन से ये तवक्का करते हैं कि जी वो काम करे। आपके पास 3,500 अरब रुपए का बजट है। केएमसी के जो माशाल्लाह हमारे साथ मेयर है मुर्तजा वहाब साहब, वो सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, बिलावल भुट्टो के फोकल पर्सन भी हैं, तो मतलब सब कुछ पूरा इन्हीं लोगों के पास है ना। वाटर बोर्ड इनके पास है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके पास है। लेकिन हाल देख लें, हम तो दावे से कहते हैं, हमने अब इंशाल्लाह ताला भी हम अपने टाउन की कारकर्दगी सबके सामने पेश करेंगे कि हमने क्या किया है। इनके अपने टाउन का तो बुरा हाल है ना। आप देखिए लियारी टाउन के अंदर उनके सारे चेयरमैन चीख रहे हैं, उनका वाइस चेयरमैन चीख रहा है कि करप्शन हो रही है, काम नहीं हो रहा। तो ये इनका हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो जो टाउन है इस वक्त हमने पूरी कराची में, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी बहसियत उसके कानूनी तौर पर नहीं है, इनकी जिम्मेदारी है ना। पूरी कराची में इस वक्त हम जो है शजरकारी की मुहिम चला रहे हैं, जिम्मेदारी महसूस करते हुए, अपने शहरी तकाजे को महसूस करते हुए कि एनवायरमेंट का मसला है। हम जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जगह जगह कुएं खोद रहे हैं कि बारिश का पानी जाया नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा कराची जो है ना वो तरक्की नहीं कर पा रहा, पता नहीं किस तरह तरक्की करेगा, समझ में नहीं आ रहा। कर ही नहीं सकता। पीपल्स पार्टी के दौर में और एमक्यूएम के दौर में तरक्की कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तरक्की कर मतलब देखिए ना, बात ये है कि आपको लाहौर जाना हो और आपकी सिम जो है लाहौर के बजाय किसी और जाने को, तो आप लाहौर थोड़ी पहुंचेंगे, आप तो वहां जाएंगे जहाँ जाना है। पीपल्स पार्टी की जो सिमत है वो तरक्की करना थोड़ी है, शहर के लोगों के मसाइल। पीपल्स पार्टी के लोगों की सिमत तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन है, पैसा खाना है। कराची के ऊपर जो इन्होंने कब्जा किया है मेयरशिप पर, वो इसलिए थोड़ी किया कि इनको कराची कोई बहुत अजीज था, कराची को बनाना था और कराची में कोई पॉलिटिकल स्टेक था इनका। इन्होंने तो कब्जा सिर्फ इसलिए किया कि कराची के नाम पर जितनी भी स्कीमें होंगी, क्योंकि बड़ा शहर है, बहुत ज्यादा पैसे होंगे, जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिलेगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से मिलेगा, एशियन बैंक से मिलेगा, उन सब से पैसे मिलेंगे और उन सब पैसों को हम गतरबूत करेंगे और वो हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। $1.6 बिलियन का कर्जा लिया है, वो कर्जा कहाँ चला गया? सारा का सारा कोई पुछताने हाल नहीं है और पूछने वाला भी नहीं है। अपोजिशन भी नहीं है ना कि पूछे, अपोजिशन भी तो नहीं है कि चलो पूछ ले, कोई पुछताने हाल नहीं है। मुक़्तदिर तरीन कुव्वतें हैं इस मुल्क की, उन्होंने तो बिठाया है इनको, उनको पता नहीं था, इनका किरदार नहीं पता, इनका माजी नहीं पता। इनका माजी पता है, इनका किरदार पता है, इनका हाल पता है, जो कुछ ये कर रहे हैं एक एक चीज उनको पता है, एक एक इनकी करप्शन सबके सामने है। आप हर रोज करप्शन की कहानियां सुनते हैं। बताइए NICVD, उसके अंदर जो हमारा क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उसने अभी खत लिखा है वजीर आला सिंध को कि 40 अरब रुपए की करप्शन उसके अंदर हुई है। बताइए, मतलब NICVD के अंदर 40 अरब रुपए की करप्शन है। आप देखिए ना, CSS का इम्तिहान होता है, उसका हाल देख लीजिए, जो बच्चों के मैट्रिक के इंटर के इम्तिहान होते हैं उसमें ये क्या करते हैं। मतलब ये तो अल्लाह माफ करे, दुश्मन भी वो सलूक नहीं करता किसी शहर के शहरियों के साथ जो ये कराची के साथ कर रहे हैं और सिंध के लोगों के साथ कर रहे हैं। और इसका कोई हल नहीं निकलेगा जब तक जो है वो ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं होगी। और हम यही कहेंगे कि भाई ये हुकूमत जमात इस्लामी को आगे आने दे, ताकि हुकूमत जमात इस्लामी की हो, जिस तरह सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ने कहा कि हुकूमत जमात इस्लामी की होगी तो ही कराची तरक्की कर पाएगा। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आप प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे। एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि अगर सिंध हुकूमत या पंजाब या ये MKM की हुकूमत इस तरह रहती है तो कराची की भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो अभी देख लिया आपने, सब कुछ जो है वो इसी तरह है और कराची की तरक्की जो है वो बिल्कुल हो नहीं पा रही। लाहौर में ट्रॉम चल रही है और यहाँ पर ट्रायम होने के बाद भी ये हाल है। नाज़रीन, चलते हैं, हम आपको एक और पैकेज दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त टंडवाला यार की क्या सूरत हाल है। आइए पहले ये पैकेज देखते हैं। 8 लाख से ज़्यादा आबादी रखने वाला सिंध का सबसे सरसब्ज और ज़रख़ेज़ ज़िला टंडवाला यार इस वक्त समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी और तैलीमी लिहाज से इंतहाई पसमानदा हो चुका है। हमारे नए नस्ल के लिए तैलीम, खेल,
तफरीह की तमाम तर सरगर्मियों को महदूद कर दिया गया है, जबकि मंशियात के हुसूल को आसान बना दिया गया है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि बिलावल भुट्टो के नाम से करोड़ों रुपए में तामीर होने वाला पब्लिक स्कूल 15 साल गुजर जाने के बावजूद टंडोल अय्यार के बच्चों को तालीम नहीं दे सका, बल्कि वीरान और खस्ता हाल हो चुका है। शहर की 2 पब्लिक लाइब्रेरियाँ कई अरसे से बंद है और उनका तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हो रहा। 20 साल कबल बनाया गया खेलों का स्टेडियम नौजवानों के बजाय अल्लाह की दीगर मखलूक ने आबाद कर रखा है। करोड़ों रुपए से तमीर होने वाला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मुकम्मल सामान इस वक्त चोरी हो चुका है, उसे ताले लगाकर वीरान कर दिया गया। अब नौजवानों के लिए तालीम, खेल और तफरीह के तमाम तर दरवाजे बंद करने के बाद मंशियात के हुसूल को आसान कर दिया गया है। ये कितना भरती आई किथे है दुकान जो तो तमी स्कूल कौन भी ना आयो हिकड़ो बना तो हमें कुटी शराब पीने तो खराब शे आए विस्की चल रही है, बिल्कुल चल रही है। गाँव का ये खराब हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है और कुछ नहीं। मेहरबानी। टंडोल अय्यार में शराब की एक दुकान को नाकाफी समझकर दूसरी बड़ी दुकान खोली जा रही है, जिस पर हर बाशऊर शहरी चाहे वो मुस्लिम हो। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा, टंडोल अय्यार की सूरत हाल पूरी आपने देखी। जो बिलावल भुट्टो साहब के नाम पर जो चीज़ें तामीर हुई हैं उनका हाल आपने देख लिया। अल्लाह की मखलूक वहाँ आबाद है सिवाय इंसानों के। इस पर बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि टंडोल अय्यार से हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको हम उनको मदऊ करें, उनको टेलीफोन लाइन पर लें। हमारे टेलीफोन लाइन पर सुलेमान सैनो साहब टंडोल अय्यार से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि टंडोल अय्यार की क्या सूरत हाल है और इतना पसमानदा क्यों हो गया टंडोल अय्यार। बहुत शुक्रिया सुलेमान सैनो साहब, आप प्रोग्राम में टाइम दे रहे हैं। बताइएगा कि इतना पसमानदा क्यों है टंडोल अय्यार कि आप जिस तरह आपने पैकेज दिखाया, अपने पूरी अक्कासी की टंडोल अय्यार की, वहाँ छोटे छोटे बच्चे, मैं हैरान हूँ वो पैकेज देखकर कि छोटे छोटे बच्चे बड़ी नवाबी के साथ जो है ना वो शराब नोशी कर रहे हैं। क्या उनको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई नुमाइंदा, किसी की रेट वहाँ मौजूद नहीं है क्या? जी, जैसे हम तो कहते हैं कि टंडोल अय्यार एक सरसब्ज जिला है पूरे सिंध का, और यहाँ पर कुदरत ने न सिर्फ हमें एक ज़मीन दी है, बल्कि यहाँ तेल और गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपने जैसे पैकेज में देखा कि यहाँ मसाइल के अंबार हैं। बिल्कुल सियासी तौर पर ये जो जिला है वो पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, और हैरत तो इस बात की है कि बिलावल भुट्टो के नाम से बना गया पब्लिक स्कूल 15 साल गुजर जाने के बावजूद बच्चों को तालीम देने से महरूम है। दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो के नाम से बनाया गया बस टर्मिनल 14 साल से गैर फाल है। अगर हम स्टेडियम की बात करें, नौजवानों के लिए जो स्टेडियम बनाया गया वो 20 साल से, जैसे आपने कहा कि वो वहाँ अल्लाह की चल क्या रहा है, चल क्या रहा है वहाँ पर। और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो तैयार शुदा कम्प्लेक्स का सब मटेरियल चोरी अरबों रुपए जो है ना टैक्स पेयर के वहाँ जाया हो रहे हैं, अरबों रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम बात करें नौजवानों के लिए, तो शहर में कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है जहां पर बच्चे जाके स्टडी करें। अच्छा, तो कोई पूछने वाला नहीं है? छोटे छोटे बच्चे शराब नोशी कर रहे थे, आपने उनकी जो है ना उनसे बात भी की, तो ये छोटे छोटे बच्चे शराब नोशी कर रहे हैं, तो ये इनको कोई रोकता नहीं है? बच्चों से नौजवानों से ये तमाम सहूलियतें ले लेंगे जहाँ पर तालीम के लिए कोई सहूलियत नहीं होंगी, तो ऑटोमेटिक बच्चे जो है वो इन चीज़ों पे जाएंगे। जहाँ आपके स्टेडियम बंद है, खेल के मैदान बंद हैं, तालीम का ये हाल है, लाइब्रेरियाँ बंद हैं, तो मंशा तो आम है। आप अंदाज़ा करें कि शहरियों ने एहतजाज किया कि एक शराब की दुकान
पहले से ऑलरेडी चल रही है, दूसरी दुकान न खोली जाए, तो वो एहतजाज भी गैर मौसर साबित हुआ और वो दुकान भी खुल गई। देखें, अब ये तो हाल है कि आपका अपना शहर टंडोला यार, जहाँ पर गैस के ज़खायर हैं, जो सरसब्ज़ो शादाब है, मैंने टंडोला यार देखा है बिल्कुल। और लेकिन मैंने तो एक रोड यानी कि जो शहरी आबादी है वो देखी है, मैं बहुत अंदर नहीं गया, लेकिन ये इतना बुरा हाल है कि जो बिलावल भुट्टो बेनज़ीर शहीद के नाम से जो चीज़ें, जो लाइब्रेरीज, जो टर्मिनल, जो स्कूल्स बने, वो गैर फ़ाल है। यानी कि पाकिस्तान के, सिंध के शहरियों के टैक्स के पैसे जो हैं वो वहाँ पर ज़ाया हो रहे हैं, और इस तरह ज़ाया हो रहे हैं। और नाम देखें, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और बिलावल भुट्टो, इनके नाम के भी, अपने नाम की भी लाज नहीं है इनको। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी मुसलसल यहाँ से जीतती हुई आई है। यानी यहाँ पर लोगों ने तमाम तर सीटें पीपल्स पार्टी को दी हैं। और अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू सिंध के अंदर टंडोला जिले से जाता है। देखिए भाई, ये तो सिंध का सूरत है। बहुत शुक्रिया सुलेमान सैनो साहब, प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे। और सिंध का हाल नहीं, पूरे सिंध का, वो मुफ्ती इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे हर प्रोग्राम में याद आती है। उन्होंने कहा देखिए, ये बराबरी रखते हैं किस चीज़ में, काम ना करने में। काम ये पूरे सिंध में नहीं करते, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे सिंध का यही हाल है। ये काम ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची में नहीं करते, काम पूरे सिंध में ही नहीं करते। इस बात में बिल्कुल ये इन्होंने जो है ना अदल रखा हुआ है कि हम काम कहीं भी नहीं करेंगे, पूरे सिंध में नहीं करेंगे। तो भाई ये तो हाल है। अब आपने टंडोला यार का आपने अभी पैकेज भी देखा और आपने चीज़ें भी देखी, और अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा क्या हाल है सिंध की आवाम का। सिंध की आवाम किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। वहाँ ट्राम चल रही है और यहाँ हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जो है ना वो मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी महरूम है। बहरहाल नाज़रीन, इस तरह के प्रोग्राम हम आपको दिखाते रहेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं तक था। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।